नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंत में हम बात करेंगे विज्ञान मंत्रालयों की पहल टेक्नीव एट 75 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की। बताएंगे क्या खास होगा इस बार नागपुर में आयोजित हो रही 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। विज्ञान मंत्रालयों की पहल टेक्नीव एट 75 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में साल भर में प्राप्त जानकारियों और नतीजों का किया गया प्रदर्शन। वैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर की गई चर्चा। 3 से 7 जनवरी तक नागपुर में आयोजित होगी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने वाली इस बैठक में इस बार महिला सशक्तिकरण पर होगी प्रमुख चर्चा। अपने वैज्ञानिक हस्तक्षेपों से जनजीवन को बदल रहा है CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान। औषधीय सुगंधित पौधों, केसर और हींग की खेती में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है पालमपुर का यह संस्थान। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की ताजा जानकारियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए टेक्नीव एट 75 के लिए 21 नवंबर को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पिछले 1 साल में इस कार्यक्रम द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण नतीजों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख जानकारियों पर चर्चा के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इस कार्यक्रम पर पेश है ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय समुदायों में आए बदलाव और उनकी क्षमता का आकलन और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2021 को टेक्नीव एट 75 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साल भर चले इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के तहत सत्रों का आयोजन किया गया। बीते 21 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इनसे जुड़े विभागों के प्रतिनिधियों और कार्यक्रम से जुड़े नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया और इस मंच के जरिए सामने आने वाले नतीजों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें स्थानीय नवाचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए मॉडल का उपयोग, स्थायी आजीविका प्रणाली के लिए PPP मॉडल की खोज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण उद्यमिता विकास, स्थानीय उत्पादों का व्यावसायीकरण और बाजार अभिसंस्करण, प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र तथा डिजिटल रूप से सक्षम आजीविका प्रणाली जैसी प्रस्तुतियां शामिल रहीं। राष्ट्रीय सम्मेलन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने कहा कि हमें स्थानीय ज्ञान प्रणालियों की क्षमताओं को पहचानने, आवश्यक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियां सामने लाने, नवाचार को जनता तक पहुंचाने के लिए नवीन तंत्र खोजने की जरूरत है। Thanks to Datta's team and colleagues from the ministry, we are able to reach many people. मिस्टर दत्ता की टीम और मंत्रालयों के सहयोगियों के लिए धन्यवाद। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के इन 75 हफ्तों में कई लोगों तक पहुंचने में सक्षम हैं और यात्रा जारी है। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारे पास जनता तक पहुंचने के नए माध्यम होंगे। किसान या छोटे गांव में रहने वाले लोग सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पास उन तक पहुंचने के लिए कोई और माध्यम होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अभी भी छोटे गांव और कस्बों में सबसे लोकप्रिय मीडियम हैं। विज्ञान प्रसार भी इस आयोजन का हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि विज्ञान प्रसार दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं में और आकाशवाणी के माध्यम से इन सभी तकनीकों का प्रचार करेगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हमारे पास नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, जिसके निदेशक आज हमारे साथ हैं, जो जमीनी स्तर के इनोवेटर्स के साथ काम करने के लिए समर्पित हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन US ने यह उल्लेख किया है कि भारत वास्तव में
जमीनी स्तर के नवाचारों की परवाह करता है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इसलिए यह भारत के लिए अद्वितीय है कि हमने कई साल पहले महसूस किया कि जमीनी स्तर पर नवाचार सामाजिक समस्याओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। That grassroots innovations do play an important role in taking care of the societal problems. कार्यक्रम के संचालकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सी डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर देवप्रिया दत्ता ने बताया कि कैसे सामाजिक परिवर्तन निर्माताओं ने विभिन्न समुदायों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के जीवन चक्र तथा लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। So that is the reason through this entire exercise of this technique हमने कुछ हमारा मॉडल डेवलप करने की कोशिश किया। हमने कहा कि ये जो हमने इससे एक फ़ायदा हमने लिया था क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड वी गॉट यूज्ड टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल ऑफिस करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे। तो वी थॉट कि लोगों को एक जगह लाके करने में जितना दिक्कत है इसके वजह से हमने सिक्किम में जो लोग यक फार्मर्स है उनसे जुड़ा था और अंडमान में जो ट्राइबल पीपल दे डू द फिशरीज उनके साथ जोड़ पाया था और उनकी बातें हम सुन पाए, उनका जो चेंज मेकर्स है उनकी व्यू हम सुन पाए। तो ये जो 25 दिनों की जो चर्चा चले हमने सोचा कि इसका कैसा फ़ायदा लिया जा सकता है। तो रिपोर्ट निकाल देंगे तो रिपोर्ट के बाद शायद कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा क्योंकि सरकारी रिपोर्ट की एक बू होता है। तो हमने सोचा कि इसको एक why don't you develop an India-centric models of this technology delivered to the community? We started having this technique at 75 to commemorate the 75 years of India's independence, and we felt that through technique at 75 we directly tried to reach the community members who are the last mile users of science and technology. इस मौके पर टेक्नीव एट 75 के एक हिस्से के रूप में कोलाज मेकिंग और वीडियो मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं जाने माने विज्ञान फिल्म निर्माताओं ने वैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर फिल्में तैयार करने के दौरान के अपने अनुभवों को साझा किया। इनमें सुप्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निर्माता और प्रस्तोता सिद्धार्थ काक शामिल हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण इस बार नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। 3 से 7 जनवरी 2023 तक चलने वाले विज्ञान के इस महाकुंभ में भारी संख्या में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस बार की विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा भी की जाएगी। देखिए ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। एक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार वैज्ञानिकों की ये वार्षिक बैठक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से नागपुर में आयोजित की जा रही है। 3 से 7 जनवरी तक चलने वाली इस कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा के साथ विज्ञान संचारक सम्मेलन, राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन, विज्ञान प्रदर्शनी, महिला विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार कार्यक्रम, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ पोस्टर पुरस्कार, शोध पत्र प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है, जिसके 30,000 से ज्यादा वैज्ञानिक सदस्य हैं। भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संघ की स्थापना 1914 में की गई थी। तब से हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाता रहा है। अपने हर संस्करण में प्रासंगिक विषयों के तहत भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को तय करने में सफलता हासिल की है।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस बार के विषय के अनुसार शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग के क्षेत्र में निर्णायक पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। ये उन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के विकास में बाधक हैं। सम्मेलन में ऐसे रास्ते तलाशने की कोशिश की जाएगी जो महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समान पहुंच प्रदान कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपलब्धियों में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है। महिलाएं किसी भी देश के चौमुखी सतत विकास के लिए पुरुषों जितनी ही महत्व रखती हैं। पिछले कुछ साल में भारत ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की पहल की हैं। साक्षरता, स्वास्थ्य और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर जो सामाजिक प्रगति है वो महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही हो रही है। हालांकि कालांतर में महिलाओं का यह योगदान पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का मुख्य प्रयास महिलाओं के इसी योगदान को उजागर करना और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने के नए रास्ते तलाश करना होगा। इसके साथ ही पारंपरिक रूप से इस विज्ञान सम्मेलन में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन और आने वाली चुनौतियों के लिए समाधानों पर चर्चा और रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी स्थापना के बाद से ही इस क्षेत्र में संरक्षण के साथ नवीन प्रौद्योगिकी विकास का कार्य कर रहा है। अपने 4 दशक के कार्यकाल में CSIR IHBT ने औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने और कांगड़ा चाय की बेहतरीन किस्में विकसित करने का काम किया है। यह संस्थान अब केसर और हींग जैसे उत्पादों की खेती को भी बढ़ावा दे रहा है। देश के इस प्रमुख शोध संस्थान पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पश्चिमी हिमालय की मनमोहक वादियों में बसे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का एक और आकर्षण है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT। 1983 में स्थापित इस संस्थान की शुरुआत हिमालय क्षेत्र की औषधीय वनस्पतियों की पहचान, उनका संरक्षण और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। 4 दशक पूरे करने जा रहे CSIR IHBT ने अपने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा प्रौद्योगिकियों का विकास कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प और सुगंधित पौधों, चाय, केसर, हींग जैसी खेतियों का विकास किया है। इस संस्थान के पास आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वनस्पति संग्रहालय, सगंध तेल और हर्बल्स प्रायोगिक संयंत्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। जहां लगातार गैर पारंपरिक स्थानों पर मिलते जुलते वातावरण को देखते हुए दूसरे स्थानों की प्रजातियों को उगाने पर अनुसंधान किया जा रहा है। शुष्क और ठंडे क्षेत्रों के अनुकूल कम लागत में ज्यादा उत्पादकता वाली फसलों का विकास किया जा रहा है। IHBT के वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयासों से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन संभावनाएं प्रबल कर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। हमारे संस्थान के पास सामाजिक, औद्योगिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए हिमालय जैव संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्षमता व दृष्टिकोण है। CSIR IHBT के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने न सिर्फ प्रौद्योगिकियों का विकास किया बल्कि उन्हें लोगों तक सकारात्मक तरीके से पहुंचाने का भी काम किया है। आज कई सफलताओं के साथ संस्थान ने जैव संसाधनों को जैव इकोनॉमी में बदल दिया है। IHBT ने कांगड़ा चाय की किस्मों का विकास कर उत्पादन के नए आयाम खोले। वहीं पुष्प खेती की नवीन तकनीक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए।
इस देश को सगंध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे इस संस्थान ने जंगली गेंदा, गुलाब उत्पादन और उससे तेल निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित कर किसानों को आय का नया स्रोत दिया है। संस्थान की ही कोशिशों से पालमपुर क्षेत्र आज चाय के लिए जाना जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने असम और बंगाल के बाहर पश्चिमी हिमालय के लिए चाय की बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन वाली किस्में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह ISBT की हालिया उपलब्धि जम्मू कश्मीर से बाहर केसर उत्पादन की है। संस्थान ने आयातित बीजों से केसर के कंद विकसित कर इस प्रौद्योगिकी को सीधा किसानों तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि किसान इस क्षेत्र में नई और ज्यादा लाभ वाली फसल उगा सकें। हींग की खेती को भी एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। ISBT के प्रयासों से अब लाहौल स्पीति में हींग की खेती की शुरुआत की गई है। हमारे संस्थान ने फलों के लिए कटाई के बाद की प्रोसेसिंग तकनीकों का विकास किया है, जो पोषण गुणों से समझौता किए बिना 1 वर्ष तक की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हमने राज्य के विशिष्ट व्यंजनों का रेडी टू ईट प्रारूप विकसित किया है। हमने कई खाद्य वस्तुओं में मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। फसलों के अलावा CSIR ISBT ने औषधीय जड़ी बूटियों से विभिन्न उत्पादों की प्रौद्योगिकी विकसित कर उनका तकनीकी हस्तांतरण कर भारतीय उद्योग को बल दिया है। स्थान के सभी काम सीधा सामाजिक उत्थान से जुड़े हैं। इनमें सामुदायिक समस्याओं के समाधान भी शामिल हैं। संस्थान ने कुपोषण से निपटने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर एनर्जी बार, प्रोटीन मिक्स, आयरन कैंडी जैसे उत्पाद विकसित किए हैं। इसके अलावा अपनी सभी प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के साथ उनका बाजार बनाकर मांग को पूरा करने के लिए संस्थान किसानों, पुष्प उत्पादकों, चाय बागान मालिकों और छोटे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये शायद अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक संस्थान है जिसने सीधे तौर पर क्षेत्र के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है, और ये सफर जारी है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान समिति ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की साझेदारी में तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 लॉन्च किया। इसके तहत 19 से 21 दिसंबर तक कंबोडिया के नोम पेन में एक 3 दिवसीय फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता, छात्र नवाचार प्रतियोगिता, पैनल चर्चा, मुख्य भाषण और नवाचारों की एक प्रदर्शनी शामिल थी, जिसमें भारत और आसियान सदस्य राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए, जहां 9 देशों की लगभग 100 तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में भारत की एक ग्रास रूट इनोवेटर सुश्री शालिनी कुमारी को उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 45 ग्रास रूट नव प्रवर्तकों ने भाग लिया था। शालिनी कुमारी पटना की रहने वाली हैं। उन्हें DST के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा इस तकनीक के लिए वर्ष 2011 में इग्नाइट प्रतियोगिता के माध्यम से मान्यता दी गई थी। यह तकनीक आर्थोपेडिक उत्पादों के अग्रणी निर्माता विस्को रिहैबिलिटेशन एड्स को हस्तांतरित की जा चुकी है। भारतीय उद्योग परिसंघ के जम्मू कश्मीर अध्याय के अपने संबोधन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए CII से जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की
अपार संभावनाएं हैं, जिनमें औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण प्रमुख हैं। इसका सटीक उदाहरण इस क्षेत्र में चल रहे अरोमा मिशन की कामयाबी और पर्पल रेवोल्यूशन है, जिसने किसानों की आय बढ़ाकर युवा उद्यमियों को भी बढ़ावा देने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने वादा किया कि सफल उद्यमों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें, DBT और CSIR के प्रयासों से अरोमा मिशन के अलावा बायोटेक किसान हब ने अब तक 40 से ज्यादा सेब बागानों का कायाकल्प किया है। इसमें कम उत्पादकता वाले बागों को अधिक उत्पादन वाला बनाने के लिए नवीन पद्धति का उपयोग किया गया है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप बढ़ने से किसानों के साथ साथ युवाओं को भी नए रोजगार मिलेंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक्सेलेटर कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर द्वारा निर्माण एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले समूह में चुने गए 15 स्टार्टअप अब स्वास्थ्य सेवा और कृषि समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। भारत सरकार की ये योजना पोर्टफोलियो के माध्यम से स्वदेशी नवाचारों की उत्पाद विकास यात्रा में आने वाली चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी। इस कार्यक्रम के लिए जुलाई 2022 की शुरुआत में आवेदन मांगे गए थे और सख्त स्क्रूटनी के बाद स्टार्टअप्स को चुना गया और उन्हें आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं सहित प्रशिक्षण दिया गया। इस समूह को उनके अभिनव समाधानों के माध्यम से भारतीय हार्डवेयर क्षेत्र की प्रासंगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसी महीने प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने के साथ ही ये स्टार्टअप स्वदेशी नवाचारों की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान को शुरू करने की घोषणा की। ये देशव्यापी अभियान 6 जनवरी 2023 से देश भर में पहली CSIR की 37 प्रमुख प्रयोगशालाओं में चलाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने संगठन की नई टैगलाइन CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया भी जारी की। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान के तहत CSIR का हर संस्थान और प्रयोगशाला अपने क्रमिक सप्ताह में अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को आम जन के सामने प्रदर्शित करेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को पहुंचाना और युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। इस अभियान से युवा नवोन्मेषकों, छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योगों को स्टार्टअप उपक्रमों के माध्यम से अवसरों की खोज करने में सहायता मिलेगी। ज्ञान विज्ञान के आज के इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।